करने के साथ मैंने ये पाया कि कुछ चीजें हमारे व्याकरण में ऐसी हैं जो जानबूझ के डाली गई हैं लोगों के द्वारा, और वो ऐसी कि वो इतनी ज्यादा क्लिष्ट हैं कि उनके होने की वजह से हमें व्याकरण जो है क्लिष्ट लगने लगता है और हम एक तरह से डरने लगते हैं कि इतना क्लिष्ट व्याकरण है और ये सारी चीजें। तो व्याकरण का मतलब क्या होता है? व्याकरण का मतलब होता है किसी भाषा को भली भांति समझना। अब भली भांति समझना या नियमों के माध्यम से समझना। तो जब हम किसी भाषा को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उसके नियम बनाए जाते हैं। अब ये नियम ऐसे तो है नहीं कि अपने आप प्रकट हो गए कि बस एकदम से वो जैसे टीवी में दिखाते हैं ना, चिंगारी सी उठी और प्रकट हो गए, ये नियम ऐसा तो नहीं है। हमने जिस तरह से आपस में एक दूसरे से बोलना शुरू किया, बातचीत करना शुरू किया, फिर उसमें काल निर्धारित किए और बाकी सारी चीज के हम कौन सी बात को कब कहना चाहते हैं, कि बीते समय की बात कर रहे हैं, आने वाले समय की बात कर रहे हैं, या इस समय की बात कर रहे हैं, हम किसी लड़की के लिए बात कर रहे हैं या किसी लड़के के लिए बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो दिशा निर्देश समझते हुए हमने सारे नियम बनाए, उसके अनुसार बने। तो अभी तक जब आप पढ़ रहे हैं, यानी हमें पहले वर्ण की आवश्यकता पड़ी, वर्ण से मिलकर शब्द की आवश्यकता पड़ी, शब्द मिलकर वाक्य बने, तो ये सारी चीजें हमने देखा। फिर हमने ये भी देखा कि जब हमने वाक्य बनाया तो वाक्य में पदों की भी आवश्यकता हमें पड़ी कि संज्ञा पद कौन सा है, सर्वनाम पद कौन सा है। संज्ञा के स्थान पर आता है सर्वनाम, तो सर्वनाम की आवश्यकता हमें इसलिए थी ताकि हम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोक सकें। फिर आती है क्रिया, तो क्रिया क्योंकि जो एक्शन को दिखाने वाला शब्द है उसकी जरूरत पड़ी। फिर क्रिया में आया हमारे सामने काल, तो ये बताने के लिए हमने काल को पढ़ा कि जिससे हमें पता चले कि हमारी क्रिया कौन से समय में हो रही है। तो उसी में जिस तरह से काल है वैसे ही क्रिया का पक्ष और क्रिया की वृत्ति भी होता है। लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो आपको ये बात पता चलेगा, आप देखेंगे, महसूस करेंगे कि हमें क्रिया पक्ष और क्रिया वृत्ति की कोई आवश्यकता तो थी नहीं कि हम इसमें कुछ रखें, क्योंकि जब हमने क्रिया को अगर और भागों में बांट दिया, जैसे हमने संयुक्त क्रिया बांटी, तो संयुक्त क्रिया में भी एक भाव है। तो आप यहाँ देखेंगे कि पक्ष और वृत्ति में आपको एक पुनरावृत्ति मिलेगी क्रिया की, संयुक्त क्रिया की। जब हम देखेंगे तो संयुक्त क्रिया जिस तरह से दी है वैसे ही। लेकिन फिर जब ये इस तरह का अवशेष पार्ट या एक्स्ट्रा पार्ट लगता है तो हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं? हम पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि व्याकरण का हिस्सा दिया है और हमारे आयोग ने स्पष्ट रूप से क्रिया के साथ काल, वृत्ति और पक्ष ऐसे करके दिया होता है। तो आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आ जाता है, इसलिए हमको इसे पढ़ना जरूरी है। अब इसका कोई खास नियम है नहीं, इसका नियम एक ही है। जिस तरह से आपने काल को समझा और जिस तरह से आपने संयुक्त क्रिया को समझा, वैसे ही आपको इन सारी चीजों को समझना है। और देखना इतना आसान है कि जब एक बार आप इसे पढ़ लेंगे तो आप समझ जाएंगे, इसमें कुछ ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले हम क्रिया पक्ष की बात करें कि क्रिया पक्ष होता क्या है। अगर हम यहाँ देखें तो परिभाषा कहती है कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया की प्रक्रिया का पता चले। आपको कुछ बात समझ में आई कि क्रिया की प्रक्रिया का मतलब क्या होगा? आगे समझो, अर्थात क्रिया व्यापार। ना तो आपको प्रक्रिया समझ में आई और ना आपको क्रिया व्यापार समझ में आया कि होता क्या है। तो इसे समझने की कोशिश करो। मैंने ब्रैकेट में 3-4 नाम दिए हैं, पहलू या स्वरूप या भाव या प्रकृति। ठीक है, क्रिया व्यापार का मतलब यहाँ पे इन चारों में से जो शब्द आपको समझ में आता हो वो पॉइंट आप मान लीजिए कि हम क्रिया की या तो प्रकृति को समझने की बात कर रहे हैं, या क्रिया के भाव को समझने की बात कर रहे हैं, या उसके स्वरूप को या उसके पहलू को समझने की बात कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं क्रिया पक्ष। ये क्रिया पक्ष हमारा 5 प्रकार का माना जाता है कि क्रिया पक्ष 5 प्रकार के हैं। इस पे बहुत ज्यादा लोगों ने वर्णन तो किया नहीं है, इसके बारे में कुछ ही लोगों ने किया है, किसी किसी किताब में आपको ये देखने को मिलता है, लेकिन हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारी यूपीएसआई का जो सिलेबस आता है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो इसे पढ़ना होता है। तो ये 5 प्रकार का माना गया। कौन सा? आरंभ द्योतक, सातत्य बोधक या प्रगति द्योतक, पूर्णता द्योतक या नित्यता द्योतक या स्थित द्योतक। ठीक है, अब ये 5 प्रकार का एक एक करके इनको समझ लेते हैं। नाम से समझ जाओगे आप, जैसा नाम दिया है वैसा ही हम वाक्यों को समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने आता है आरंभ द्योतक। अब आरंभ द्योतक का मतलब क्या हुआ? आरंभ द्योतक ऐसे समझो, आरंभ का मतलब शुरुआत और द्योतक का मतलब दिखाने वाला। ठीक है, तो जो शुरुआत को दिखाने वाला, तो जिस वाक्य के अंदर आपको क्रिया किसी काम के शुरू होने के बारे में दिखाती हुई नजर आए तो वो कौन सा पक्ष कहलाएगा? क्रिया का आरंभ द्योतक कहलाएगा। परिभाषा कहती है क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आरंभ होने का बोध होता हो। अब आपको याद होगा कि आपने संयुक्त क्रिया में आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया के नाम से पढ़ा था, तो जो आरंभ बोधक में आ रहा था वही है यहाँ पर। ठीक है, जैसे अजय अब खेलने लगा है, काम क्या कर दिया उसने? शुरुआत कर दी। ठीक है, हिमांशु अब अखबार पढ़ने लगा है, काम की क्या हो गई है? शुरुआत हो गई, यानी काम आरंभ हो गया है। बच्चा स्कूल जाने लगा है, काम आरंभ हो जाने लगा था। ठीक है, काल के हिसाब से रखा है। रवि अब कल से हिंदी पढ़ने लगेगा। तीनों काल हमने इसमें ले लिए हैं, तो यानी तीनों काल में हमें काम का शुरू होना पाया जा रहा है। तो काम का शुरू होना पाया जाएगा तो वो कौन सा पक्ष कहलाएगा? आरंभ द्योतक। ठीक है, इसमें कोई परेशानी? चलिए अब इसके बाद बात करेंगे हम दूसरे पॉइंट की। मैं अगर कोई ट्रिक इसमें आपको लिखवाऊं तो उसको लिख लेना साथ में। जैसे सातत्य बोधक या प्रगति द्योतक। सातत्य शब्द बना है सतत से। ठीक है, किससे बना है? सतत। सतत का अर्थ होता है लगातार। लगातार, जब कोई काम लगातार पाया जाए, या इसका दूसरा नाम है प्रगति द्योतक, जब किसी काम में लगातार कोई बढ़ोतरी या लगातार कोई घटोतरी की बात होगी। ठीक है, काम का लगातार जारी रहना पाया जाएगा, वहां पर क्या होगा? हमारा सातत्य बोधक या प्रगति द्योतक पक्ष कहलाएगा। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के लगातार चालू रहने का अथवा क्रिया की निरंतर प्रगति का बोध होता हो उसे हम सातत्य बोधक पक्ष कहते हैं। जैसे कल्पना अच्छा गा रही है, काम क्या हो रहा है? मतलब गा रही है तो गाती जा रही है। ठीक है, काम लगातार है। वह उन दिनों बहुत खेल रहा था। अब ये जिन दिनों की बात कर रहा है उन दिनों काम क्या था? लगातार जारी था। आशीष आजकल कॉलेज जा रहा है, तो जा रहा है लगातार जारी है। ठीक है, सुबह से गर्मी बढ़ती जा रही थी, जिस समय की बात हो रही है उस समय लगातार बढ़ती जा रही थी, यानी काम लगातार था। भारत की नदियां सूखती जा रही हैं, काम क्या हो रहा है? लगातार जारी है। शहर में भीड़ बढ़ती जा रही है, काम क्या है? लगातार जारी है। तो बताइए इसमें आपको ये चीज समझ में आ जाएगी? इसमें कहीं कोई दिक्कत? ठीक है, चलो तो ये हम याद रखेंगे, सातत्य बोधक मतलब सतत यानी लगातार से। ठीक है, चलो आगे आता है नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 हमारा कहता है पूर्णता द्योतक पक्ष। पूर्णता द्योतक पक्ष का मतलब क्या होगा? क्रिया के जिस रूप से क्रिया के पूरी तरह समाप्त हो जाने का बोध होगा। नाम से ही पता चल रहा है, पूर्णता द्योतक जो कार्य के पूरे होने का बोध कराए। तो जैसे हम देखेंगे इसमें अब हमें काम ना पूरी तरह से समाप्त होता हुआ या खत्म होता हुआ दिखाई देगा। वह क्रिकेट खेल चुका है, काम क्या हो गया? समाप्त हो चुका है। उसने मेरे घर पहुंचने से पहले खाना खा लिया था, काम क्या हो चुका था? पहुंचने से पहले समाप्त हो चुका था। सारिका ने किताब पढ़ ली है, काम क्या हो गया? समाप्त। शिक्षक ने कल ही किताब पढ़ा दी थी, ठीक है, पढ़ा दी थी, तो काम क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो आराम से पहचान लेंगे इसमें, जिसमें काम पूरी तरह से समाप्त होता दिखाई देगा उसे क्या कहेंगे? पूर्णता द्योतक पक्ष कहेंगे। नंबर 4 पॉइंट की बात करेंगे, नित्यता द्योतक पक्ष।
नित्यताबोधक पक्ष क्या कहता है? अब नित्यताबोधक, जैसे आपने नित्यताबोधक संयुक्त क्रिया पढ़ी थी, काम का क्या होगा, लगातार पाया जाना, मतलब ऐसे रिपीट एंड रिपीट वाला, एक समय अंतराल के बाद दोबारा उसका होना। तो ये वैसे ही दिखाएगा यहाँ पर नित्य क्रिया के जिस रूप से क्रिया के नित्य होते रहने अथवा सदा बने रहने का बोध होता हो। यानी नित्य होते रहने का मतलब एक समय अंतराल के बाद उसका फिर से पुनः होना रिपीटेशन दिखेगा, या फिर वो हमेशा स्थिति वैसी की वैसी बनी रहेगी। जैसे दो स्थिति आ जाएंगी। जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये काम तो हर पल हो रहा है, हर समय हो रहा है, तो इसमें हमें क्या है, काम का लगातार बने रहना बोध हो रहा है, मतलब वो सदा बने रहने का। सूरज पूर्व में निकलता है, अब सूरज पूर्व में निकलता है, एक समय अंतराल के बाद उसका यही काम होता है कि वो पूर्व में हर 24 घंटे बाद वो क्या है, पूर्व से निकलता है। ठीक है, मैं बचपन में पेड़ पर चढ़ा करता था। जब मेरा बचपन था तो मैं हमेशा क्या करता था, पेड़ पर चढ़ता था। वैसा तो नहीं कि पेड़ पर चढ़कर बैठ गए एक बार और फिर उतरे जवान हो गए, ऐसा नहीं है। मतलब कुछ समय ऐसे होता था, आप खेलने जाते थे तो पेड़ पर चढ़ते थे, वो बचपन का दौर था। और अभी अगर कोई कहे तो कहेंगे अरे वो बचपन में था, अभी थोड़ी ना ये सब काम करूंगा। तो यानी एक समय अंतराल में वो काम बना हुआ था। ठीक है, माँ बच्चे को नहलाती है, जब बच्चा छोटा रहता है कुछ समय तक माँ ये काम नित्य रूप से करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इन वाक्यों के अंदर नित्यता का बोध हो रहा है कि यह काम क्या हो रहा है, नित्य रूप से हो रहा है, तो इसे हम नित्यताद्योतक पक्ष कहेंगे। चलिए, इसके बाद आता है हमारा नंबर 5 स्थिति द्योतक। स्थिति द्योतक या स्थित्य बोधक पक्ष क्रिया के जिस रूप से क्रिया की स्थिति अथवा अवस्था का बोध होता है उसे स्थिति द्योतक या स्थित्य बोधक पक्ष कहते हैं। मतलब ये कि आपको ये पता चलेगा कि वो वस्तु एक तो कहाँ रखी है, या तो इसका पता चलेगा कि स्थिति कहाँ है, वो रखी कहाँ है, इस समय है कहाँ, या वो है क्या। ठीक है, दो चीजें, अवस्थित कहाँ है यानी रखी हुई कहाँ है, स्थित कहाँ है, और या वो है क्या, इस चीज का बोध कराएगा। जैसे वह एक वकील है, किसी व्यक्ति के बारे में बता रहा है, उस व्यक्ति की स्थिति क्या है, वो एक वकील है। कंप्यूटर मेज पर रखा था, कंप्यूटर कहाँ रखा था, कंप्यूटर की स्थिति क्या है, मेज पर रखे होने की। ठीक है, मेरी किताब बैग में रखी है, ये किसको बता रहा है, किताबें कहाँ स्थित है, बैग में है। तो स्थिति को दिखाने वाले जो वाक्य होंगे वो क्या कहलाएंगे, स्थिति द्योतक कहलाएंगे। बात समझ में आ गई? आप चाहे बोले कि वह एक डॉक्टर है, वह एक अध्यापक है, वह एक डॉक्टर क्या बोलते हैं उसको, जैसे कंडक्टर है, इंजीनियर है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, किसी का कुछ भी होना, वह एक लड़का है, अगर ये भी बात कही तो भी उसमें आएगा कि वो स्थिति को दिखा रहा है। बात समझ में आ गई ना? चलो, तो ये थे हमारे क्रिया का पक्ष, यानी क्रिया किस पक्ष को धारण करती है, ये सारी चीजें 5 प्रकार के। अब हम बात करेंगे क्रिया की वृत्ति। क्रिया की वृत्ति की बात करेंगे तो वृत्ति शब्द को अगर हम अंग्रेजी भाषा में देखते हैं तो इसको कहते हैं मूड। मूड, और मूड कहते हैं मेरा मूड नहीं पढ़ने का, ये वही वाला मूड है, यानी मन स्थिति। ठीक है, आपकी मन स्थिति कैसी है, तो ये क्रियावृत्ति बताती है कि क्रिया की मन स्थिति कैसी है। तो परिभाषा कहती है कि क्रिया के जिस रूप में वक्ता की वृत्ति अथवा मन स्थिति का बोध होता है, मतलब जो बोलने वाला है उसकी मन स्थिति किस प्रकार की है उस वाक्य को बोलते समय की, तो उस स्थिति के आधार पर वृत्ति को 6 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला आता है आज्ञार्थक वृत्ति। ठीक है, दूसरा निश्चयार्थक वृत्ति, तीसरा संभावनार्थक या संदेहार्थक वृत्ति, समानार्थक सूचक सामर्थ्य, मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, सामर्थ्य सूचक वृत्ति और संकेतार्थक वृत्ति और बाध्यता सूचक वृत्ति। चलो, अब इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं। मतलब यहाँ पे वृत्ति के बारे में बात कर रहा है, मतलब इनकी मन स्थिति किस प्रकार से है। अब देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे आज्ञार्थक वृत्ति के बारे में देखेंगे। आज्ञार्थक वृत्ति की परिभाषा क्या कहती है, क्रिया के जिस रूप से अनुरोध अथवा आदेश देने या काम करने के भाव का बोध होता है। देखो पॉइंट क्या दिया है, किसी काम के करने का अनुरोध हो, ठीक है, या आदेश देने का बोध हो, या काम को करवाने का भाव हो। ठीक है, तो तीनों तरह के भाव जो है वो किसमें आएंगे, आज्ञार्थक में आएंगे या आदेशात्मक में आएंगे। आदेशात्मक भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो आपको देखना जहाँ पे आदेश या आज्ञा दी जाएगी, जैसे जरा दरवाजा बंद कर दो, यहाँ पे क्या हो रहा है, काम को करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, आदेश दिया जा रहा है। आप जल्दी घर जाइए, तो घर जल्दी जाइए यहाँ पे बात हो रही है, तो क्या है, आदेश है। तुम जल्दी से ये पानी पी लो, तुम जल्दी से ये पानी पी लो, मतलब काम क्या है, काम करने को कहा जा रहा है। अब इसी में हम कह सकते हैं, जैसे मान लो हमने कहा कि माँ आज खाने में चावल बनवाना, तो ये भी क्या कह रहे हैं, हम आज्ञा ही दे रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं, आदेश दे रहे हैं किस तरह से। अब मान लो ऐसा वाक्य आ गया, फिर आप कहेंगे मैम माँ को आदेश कैसे दे सकते हैं, तो काम करने के लिए तो कह रहे हो ना, वही आएगा किसमें, अनुरोध। मतलब आप उसको आज्ञा ना बोल के अनुरोध कह सकते हो, लेकिन वो आएगा तो किसमें, आज्ञार्थक में आएगा ना। देखो आपको ध्यान देना, आप ऐसा कह सकते हो कि जब आप किसी काम को करने के लिए किसी छोटे को बोलते हो तो आप उसको आदेश नाम दे देते हो, जब आप किसी काम को करने के लिए अपने से बड़े को बोलते हो तो आप उसको अनुरोध कह देते हो। बात तो एक ही, काम ही तो करवा रहे हो दूसरे सामने वाले से, भाव अलग कर दिया है बस, मतलब ये बुरा ना लगे, कोई बड़ा ये ना कहता अच्छा मुझसे काम करवा रहा है, तो वो ना कह सके। ठीक है, तो चलो, तो ये बात समझ में आ गई ना आपको। अब आता है हमारा दूसरा निश्चयार्थक वृत्ति, यानी क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का निश्चित रूप से पता चले कि कार्य जो है वो हो चुका है। जैसे कौशल रोज सुबह में सेब खाता है। अब यहाँ पे आप ऐसे समझ लो कि क्रिया जो है उसमें ना तो कोई संदेह है, ना वो ऐसे है कि आधा काम हो चुका है आधा काम नहीं हो रहा है, आदत को सो करा रहा है ये एक तरीके से। तो ये हमारा, हम ये कह सकते हैं कि हमारे तीनों काल का सामान्य रूप जो है उसमें होने वाला विधिवाचक वाक्य हमारा किसके अंदर आएगा, निश्चयार्थक वृत्ति में आएगा। कौशल रोज सुबह में सेब खाता है, उसकी क्या है, आदत है, हर दिन होता है और हर दिन वो ये काम समाप्त कर लेता है। ठीक है, दीपू कल आगरा गया, तो इससे तो पता चल रहा है कि काम हो गया। ठीक है, और घोड़ा दौड़ रहा था। ठीक है, अब इसी तरह से मान लो अगर हम ऐसे कहेंगे कि अगर आ जाए कि वह कल स्कूल जाएगा, तो ये तो भविष्य में है, लेकिन ये फिर भी निश्चयार्थक में आएगा क्योंकि यहाँ पे 100% काम के होने की बात कही जा रही है। ठीक है, तो यहाँ कोई संभावना व्यक्त नहीं की जा रही, कहा जा रहा है कि ये क्रिया संपन्न होनी है, और होनी कब है, भविष्य में, पर ये 100% होनी है, तो वो हमारा किसके अंदर आ जाएगा, निश्चयार्थक वृत्ति के अंदर आ जाएगा। पहचान लेंगे आराम से इन वाक्यों को। अगला आता है हमारा नेक्स्ट शब्द है हमारा संभावनार्थक। अब संभावनार्थक या जिसको हमने कहा है संदेहार्थक, नाम से पहचान जाओगे, जिसके अंदर हमें संभावना हो, जिसके अंदर संदेह हो। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने की संभावना होती है अथवा क्रिया के होने के साथ कुछ संदेह बना रहता है, उसे हम संभावनार्थक या संदेहार्थक वृत्ति कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया है, शायद मैं कल दिल्ली जाऊं, पता नहीं है जा भी सकता हूं या नहीं भी, संभावना है। ठीक है, संदेह बना हुआ है। सुनील घर से चल पड़ा होगा, पता नहीं है हमें, उसे चल देना चाहिए था इस समय, लेकिन अभी पता नहीं चला है या नहीं चला। मुझे लगता है कि वह घर नहीं जाएगा, यहाँ पे भी क्या है, संदेह है। चपरासी पहरा दे रहा होगा, इस काम के होने में भी हमें क्या है, संदेह है। तो आप देखो ये पा रहे हैं कि जितना हमने अभी तक काल के वाक्य काल के बारे में जाना उसमें से ही बिल्कुल सेम टू सेम कुछ शब्द हैं, जितना हमने संयुक्त क्रिया के बारे में जाना उसी में से सेम टू सेम है। और जब अभी आप आगे वाक्य करेंगे तो वाक्य में भी आपको कुछ चीजें इसी तरह से दिखेंगी। वाक्य के प्रकार जब हम देखते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, तो उसमें भी इसी के जैसी कुछ चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो बस यही है कि बस आपको ये पहचानना है कि वृत्ति के नाम से पूछे तो वृत्ति बता देनी है, संयुक्त क्रिया के नाम से पूछे तो संयुक्त क्रिया बता देना है, काल के नाम से पूछे तो काल बता देना है। ठीक है, बात वही हो रही है।
तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे काम के होने में क्या है, संदेह है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नंबर 4 आता है हमारा सामर्थ्य सूचक। सामर्थ्य का मतलब क्या होता है, शक्ति। ठीक है, और हमने पढ़ा था शक्ति बोधक। ठीक है, वही है ये। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने में सामर्थ्य यानी शक्ति का बोध होता हो उसे हम क्या कहेंगे, सामर्थ्य सूचक वृत्ति कहेंगे। यानी हमें काम का होने में सकना शब्द देखने को मिलेगा। जैसे अजय किताब पढ़ सकता है, अब किताब पढ़ने की उसमें शक्ति है या नहीं, इसका आधार बता रहा है। तुम उस दिन दौड़ सकते थे, ठीक है, तो शक्ति को दिखा रहा है। मेरी माताजी अब चल फिर सकती है, शक्ति को दिखा रहा है, सामर्थ्य को दिखा रहा है। तो जो शक्ति और सामर्थ्य की बात करेगा वो कौन सी वृत्ति कहलाएगी, सामर्थ्य सूचक वृत्ति कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद नंबर 5 की बात करेंगे तो संकेतार्थ वृत्ति। संकेतार्थ का मतलब क्या होगा, ध्यान देना, जिस वाक्य में दो क्रियाएं होती हैं और दोनों में कार्य कारण का संबंध होता है। कार्य कारण का संबंध मतलब एक क्रिया का होना ना होना दूसरी क्रिया के होने ना होने पर निर्भर करेगा। जैसे आपने काल में हेतु हेतु मद देखा, ये बिल्कुल वही है। ठीक है, तो अगर रानी समय पर आ जाएगी तो मैं आज ही दिल्ली पहुंच जाऊंगा, अगर रानी समय पर नहीं आई तो नहीं जा पाऊंगा। ठीक है, यदि तुम मेरे घर आओगे तो मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा, यदि तुम मेरे घर आओगे तो मैं चलूंगा, नहीं आओगे तो नहीं चलूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो वाक्य यानी दो क्रिया हो रही है, एक दूसरे पर निर्भर कर रही है। नंबर 6 आ जाता है हमारा बाध्यता सूचक वृत्ति। बाध्यता सूचक वृत्ति का मतलब क्या होगा, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने में बाध्यता का बोध होता हो। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने में, ये लिख लो, होने में बाध्यता का बोध होता है उसे बाध्यता सूचक वृत्ति कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण दिया, मतलब आपको या ऐसे समझ लो कि काम में ना मजबूरी दिखाता हो, पढ़ना वाला जो शब्द है वो दिखेगा। जैसे ये फॉर्म तो आज ही भरना पड़ेगा, मतलब मजबूरी है, अब इसमें कोई आपकी इच्छा नहीं चलेगी, आज ही भरना पड़ेगा। तुम्हें मेरे साथ बाजार चलना पड़ेगा, इच्छा नहीं है, चाहे इच्छा हो या ना हो, ये काम मजबूरी में करना पड़ेगा। मुझे ये काम आज ही पूरा करना होगा, तो करना होगा या करना पड़ेगा, दोनों का मतलब एक ही हो गया, यानी बाध्यता को दिखा रहा है। तो जो वाक्य बाध्यता को दिखाएगा, मजबूरी को दर्शाएगा, वो किसमें कहलाएगा, बाध्यता सूचक वृत्ति में कहलाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा क्रिया पक्ष और क्रिया वृत्ति था। ठीक है, अब इससे संबंधित प्रश्न हैं आपके, नीचे इनको कर लेना। अब मुझे बताओ कि आराम से इनको समझ लोगे ना, अब इसमें तो कुछ ऐसा बचा नहीं, ये कोई आपने पहले काल पढ़ रखा है, आपने पहले क्रिया पढ़ रखी है, तो ये एक तरह का रिवीजन ही है नए नाम से। तो ये बात समझ में आ गई ना आपको। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये क्रिया पक्ष और क्रिया वृत्ति को रटने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको ऐसे ही छोड़ देना। जिस दिन आपकी परीक्षा हो उस दिन सुबह सुबह या एक दिन पहले ऐसे पढ़ लेना जैसे मैंने आपको पढ़ाया, तो दिमाग में फ्रेश रहेगा। बस नाम याद रखने हैं आपको, क्योंकि आप इसके नाम से पहचान लेंगे, तो एकदम से दिमाग में फ्रेश रहेगा कि भाई कौन कौन सा आ रहा है, परीक्षा में प्रश्न कैसे आता है। यहाँ से आपसे पूछ लेगा ऐसे कि अजय अब खेलने लगा है, इस वाक्य में कौन सा पक्ष है या कौन सी वृत्ति है, इस तरह से आपको पूछा जाएगा। तो आराम से आप बता देंगे जैसे ही प्रकृति देख के, तो इसके पीछे अपना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, ऑप्शन तो बताएगा ही आप लोगों के लिए, यही तो सबसे बड़ी बात है ना, सबसे फायदा तो आपका यही है। अब इसमें कोई और ऑप्शन, कोई ऐसा ऑप्शन है जो इसके जैसे लगेगा। अगर देखो मान लो ऑप्शन दिए 4 आपको, एक दे दिया आपको आरंभ द्योतक, एक दे दिया सातत्य बोधक, एक दे दिया आपको पूर्णता द्योतक और एक दे दिया स्थिति द्योतक, और नहीं, जब वो पक्ष देगा तो आपको यही नाम देगा, फिर वो काल देगा तो काल में पूछेगा। अरे फिर वही बात, मतलब एक दो लगा देगा, ये कर देगा, तो रट लो भाई, याद कर लो, मेरे पे क्या जोर पड़ रहा है, मैंने कोई मना किया है, तुम बैठ के पढ़ो, पूरा रट के रखो। गजब मेरे स्टूडेंट है, मतलब मैं ये बता रही हूँ कि अगर कोई चीज आपको, मैं बता रही हूँ आपको तरीका कि एग्जाम को कैसे आपको कम पढ़ के ज्यादा अंक कैसे पाने हैं। भाई आपका उद्देश्य क्या है, यहाँ पे आप मेरे पास आए हो तो आप किस उद्देश्य से आए हो, कि आपको हिंदी में ज्यादा से ज्यादा अंक चाहिए, और एक अगर ये हो कि ज्यादा से ज्यादा अंक चाहिए और उसमें भी अगर कम से कम पढ़ना पड़े तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया। तो मैं वो बात बता रही हूँ, उल्टे मेरे छात्र मुझे कर रहे हैं, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, और बोलो तो और पढ़ाऊं मैं तुमको, और विस्तार से पढ़ा देती हूँ, जितना अभी तक तुमको लिख के दिया इसका दुगना दे देती हूँ, मेरे पास और है, आप पढ़ते रहो, क्या दिक्कत है। गजब मेरे छात्र हैं, मैं बता रही हूँ कैसे याद करना है, बच्चों को क्या करना समझ में नहीं है मुझे। अरे जब बच्चों के लिए आपको बच्चों को पढ़ाने वाली क्लास लेनी हो ना, तो वो वाला बैच ज्वाइन करना जो मैं टीचरों के लिए स्पेशल शुरू करने वाली हूँ, समझ गए। तो आपको क्या लगता है कि जो अब यहाँ पे आप बैठे हैं तो आप इस क्लास से टीचर बन जाएंगे, नहीं। अगर आपको इसके लिए स्वागत है आप लोगों का, आप में से जो छात्र हिंदी का टीचर बनना चाहता है वो मुझे बता दे, क्योंकि मैं खुद ही चाह रही हूँ कि अब मुझे अकेले ना पढ़ाना पड़े। मैं अकेले पढ़ाने से कब तक मैं हिंदी को पढ़ाती रहूंगी, मेरा तो दायरा बहुत कम है। आप जितने ज्यादा लोगों में फैलेंगे, जहाँ तक कितने लोग हैं हिंदुस्तान के जो मुझे नहीं जानते, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको जानते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप हिंदी का टीचर बनना चाहते हैं तो आप मुझे बता दें, यहाँ पे मैं जब भी बैच शुरू करूंगी टीचर वाला, उसमें आपको बताऊंगी। वो बैच फिर हमारा 3 महीने का नहीं होगा, वो बैच हमारा कम से कम 4 से 5 महीने का होगा, लेकिन वो ऐसा होगा कि जब आप उस बैच को पढ़ने के बाद आप बाहर निकलेंगे तो आप एक परफेक्ट टीचर बनके निकलेंगे, क्योंकि फिर मैं आपको अपना स्किल दूंगी। अभी बहुत सारी चीजें ये हैं कि आपने देखा होगा कि आप लोग कुछ बोलते हो, मैं आपकी बात पहले ही बोल देती हूँ कि अच्छा तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है, तो आपको ये भी तो सिखाना होगा ना कि आप अपने छात्रों को कैसे पहचानेंगे। तो वो टीचर के लिए पढ़ाई जाने वाली चीजें वो अलग है, समझ गए ना। तो ये चीज ध्यान रखना। अभी मैं जो लेके चलती हूँ आप लोगों को, मेरा टारगेट रहता है कि आपकी परीक्षा में आपको अंक कैसे दिलाना है ज्यादा से ज्यादा, इस तरह से पढ़ाती हूँ। बाकी आपको टीचर बनना है तो उसके लिए आप अपना नाम लिखवा दीजिएगा, मैं बैच बनाने वाली हूँ आगे, क्योंकि मेरा आगे यही उद्देश्य है। इसके बाद जब मैं ये बैच, आपका पता है ना, आप लोगों के बैच को मैं बंद कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक अगला पड़ाव लेने जा रही हूँ आगे। हाँ बिल्कुल, जब आप में से, मुझे पता है मेरी क्लास में जो छात्र हैं वो सबसे ज्यादा ऐसे छात्र हैं जो टीचिंग के लिए पढ़ना चाहते हैं, मतलब आगे उन्हें टीचिंग करनी है, और ये अच्छी बात। और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं कि जैसे देखो, आपने देखा होगा कि आप उस सब्जेक्ट के टीचर नहीं बनना चाहते जो सब्जेक्ट आपको टीचर पढ़ा रहा है, लेकिन आप उस टीचर के जैसे बनना चाहते हो, तो वो कैसे होता है, वो भी उसके अंदर एक गुण होता है। हालांकि ये कहते हैं कि पढ़ाना एक आर्ट होता है, इसे सीखा नहीं जाता, ये जन्मजात होता है, लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा प्रयास करें तो हम उस आर्ट को सीख सकते हैं। तो टीचर भी बना जाता है, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे पॉइंट ऐसे होते हैं, हम उस पर अगर काम करने लगते हैं तो हम टीचर भी बन जाएंगे। ठीक है, तो ऑनलाइन में भी जो छात्र अगर टीचर के लिए यानी हिंदी पढ़ना चाहते हैं पढ़ाने के लिए, तो वो लोग भी अपना नाम यहाँ पे लिखवा दे। जो मैं बैच बनाऊंगी कोशिश करूंगी कि ऑनलाइन भी रख सकूं। हालांकि मैं ये सोचती हूँ कि टीचर के लिए जो मैं बैच बनाऊंगी वो ऑफलाइन ही, क्योंकि ऑनलाइन में फिर डिस्टर्बेंस ज्यादा होता है। ऑफलाइन में सारी चीजें जो है वो अच्छे से हाँ डिस्कस होता है, फिर हम किसी भी मुद्दे पे डिस्कस कर सकते हैं। कोई पॉइंट होता है तो उस पर भी फिर चाहे हम कितनी देर तक कर सकते हैं, क्योंकि टीचर का उद्देश्य क्या होगा, उसको जड़ तक जानना कि इसमें किसी भी तरह के क्वेश्चन छात्र पूछ सकता है, तो उसकी पूरी तरह से कहते हैं ना पूरी बीमारी को खत्म कर देना। तो हाँ जी, समझ में नहीं आया क्या बोला, सिलेबस ये नहीं रहेगा, इससे भी ज्यादा रहेगा।
क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आपकी ऐसी हैं, मतलब जैसे हम कहें कि मान लो ये क्रिया और पक्ष और यही जो वृत्ति मैंने आपको बताई है, तो ये जो अभी बिल्कुल लिखा लिखाया है, ये पढ़ के और टू दी पॉइंट परीक्षा के लिए तैयार किया है, क्या आ जाएगा? उसमें 8 ही प्रकार। हाँ बच्चा, बात वही है। आप ऐसे समझ लो कि जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ ये मक्खन है, और जब हम टीचर को पढ़ाएंगे, जब टीचर वाली क्लास होगी, तो उसमें हम दूध से शुरुआत करेंगे। हम बताएंगे कि दूध को कैसे गर्म करेंगे, कैसे ठंडा करके उसमें बीछन लगा के उसको दही बनाएंगे, फिर दही बना के कैसे उसको हम मथेंगे और कैसे फिर उसका मक्खन बाहर निकालेंगे। हाँ, तो आपको टीचर बनना है? नहीं, क्वेश्चन तो हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, कोई बात नहीं। अभी आप परीक्षा के लिए क्वेश्चन करिए, जब आप ये कहें कि मैम मैं टीचर बनना चाहता हूँ, आप मुझे सब कुछ आता है, अभी आप मुझसे क्वेश्चन कर लीजिए, तो फिर मैं क्वेश्चन कर लूंगी। बन गया? अच्छा लग रहा है इसे पढ़ के, तो बहुत अच्छी बात है। लगेगा ही, बिल्कुल लगेगा, ये ध्यान रखिए ये बात। चलो देखो, मैं आपको अपना अनुभव बताती हूँ। जो मैंने अभी आपको ये वाली बात जो मैंने कही है ना, कि ये बात है जो आपने अभी तक मैंने जितना पढ़ाया, अगर इतना आपकी जबान पे है, बिल्कुल यहाँ है एकदम, पॉइंट बोलते ही तुरंत उसका नियम आपको याद है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप टीचर के लगभग 80% तक आप पूरी तरह से पहुंच चुके हैं। 20% क्यों छोड़ा? तो 20% इसलिए छोड़ा कि ज्ञान ऐसा होता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती। आप अगर मुझसे भी बात करेंगे, मुझसे पूछेंगे कि आप हिंदी का कितना जानती हैं, तो मैं कहूंगी कि आपसे कि मैं हिंदी का 50% ही जानती हूँ। आप अगर मैं ये वाली बात कहूंगी तो आप एकदम से निराश से हो जाएंगे, मैम हमको तो ये पढ़ के ऐसा लग रहा है जैसे हमको सारी हिंदी आ गई, और आप कह रही हैं कि आप 50% जानती हैं। तो कारण ये है कि हिंदी छोटी मोटी नहीं है, हिंदी बहुत बड़ी है। अब हिंदी में आपने स्वनिम करके एक शब्द सुना है? स्वनिम नहीं सुना है? ये आपकी टीजीटी पीजीटी या नेट जेआरएफ वाली परीक्षाओं में आता है ये शब्द। स्वनिम का मतलब होता है वर्ण, समझ रहे हो? पर आपकी परीक्षा में उससे प्रश्न नहीं आएगा, तो मैंने कभी जिक्र भी नहीं किया उस बारे में। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है? तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है कि जिसके बारे में हम जिक्र भी नहीं करते यहाँ पर, लेकिन वो आती हैं। तो वो डिपेंड करता है आपकी परीक्षाएं किस स्तर की हैं, आपसे प्रश्न किस स्तर का पूछा जाएगा, है ना? खैर, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आप टीचर बन जाएंगे अगर जितना हमने पढ़ाया उतने से ही। इतना ही अगर आपने हिंदुस्तान के बच्चों को सिखा दिया, तो फिर हमारी हिंदी को विश्व में फैलने से कोई नहीं रोक सकता। अगर हिंदुस्तान का हर बच्चा इतना हिंदी जानने लगे जितना हमने यहाँ पे पढ़ा है, फिर तो हिंदी के विद्वान घूमेंगे गली गली में, समझ गए ना? हाँ, क्या कह रहे? बिल्कुल, मैं तो आप लोगों से कहती हूँ कि मैं आपको हिंदी इस तरह से पढ़ा रही हूँ कि हिंदी के लिए आपको कहीं और भेजने की जरूरत नहीं है। जब आप दादा बन जाएंगे, आप अपने पोते को भी हिंदी पढ़ा लेंगे, इतना मैं आप लोगों से कहती हूँ, ठीक है? तो ना पढ़ाए तो भेज देना मेरे पास, क्योंकि मैं तो वैसे भी, मेरा तो जो अगर कहें कि आजीविका मेरी कहाँ है, मेरी आजीविका पढ़ाने पे ही तो टिकी हुई है, कुछ अलग थोड़ी ना कर रही हूँ, और मैं पढ़ाती रहूँगी। वैसे भी मेरी इच्छा ये है, मैं चाहती हूँ कि जैसे एपीजे अब्दुल कलाम अपने जीवन में शिक्षा देते हुए उन्होंने मृत्यु को पाया, मेरी बिल्कुल वही इच्छा है कि ईश्वर मुझे कभी लेने आए ना, तो मैं मेरे छात्रों के बीच में हूँ, मुझे और किसी के पास नहीं रहना। मैं उसी तरह से चाहती हूँ, और यही मेरी इच्छा है, और मैं वैसे ही उसी दिशा में काम कर रही हूँ, इसलिए मैंने हिंदी को चुना है। तो मैं तो पढ़ाऊंगी बुढ़ापे तक। सोचती हूँ अगर मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, हिल भी नहीं पाऊंगी, तो व्हील चेयर वाली लेके धीरे धीरे तब ऐसे पढ़ाऊंगी, और बच्चों ये ऐसे होता है, तब थोड़ा सांस ज्यादा आएगा, मतलब अटल जी की तरह बोलूंगी थोड़े, लेकिन पढ़ाऊंगी जरूर। हाँ, तो अगर तुम कहो तो हम भी नहीं करेंगे, क्या दिक्कत है? ऐसे ही मुझसे पूछते, अरे कल मेरे स्टाफ मुझे बता रहे थे कि किसी बुजुर्ग ने, जिन्होंने बताया कि मेरी उम्र 65 साल की है, तो ऐसे फोन करके पूछा मेरे स्टाफ से, बोला सबसे पहले बताओ आपकी निधि मैडम सिंदूर क्यों नहीं लगाती? अब मेरा स्टाफ मुझे आके बता रहा है, मैंने कहा तो तुमने उन्हें ये क्यों नहीं कहा कि सर हमारे समाज में तो ये कहा जाता है कि सिंदूर शादीशुदा महिलाएं लगाती हैं। अब आप ये कह रहे हो क्या पता तुम्हारे जमाने में हो गया हो कि बिना शादी वाली महिलाएं भी सिंदूर लगाती हैं। या तो आपको ये पूछना चाहिए था पहले कि मैडम की शादी हुई है कि नहीं हुई है। फिर मैं, अब मुझे ऐसे बताया तो मैं बाद में सोच रही थी, मैं कह रही थी कहीं उन बुजुर्ग महाराज ने मेरी वो क्लास तो नहीं देख ली जिसमें मैं अक्सर बोलती रहती हूँ, कभी बच्चे कुछ पूछते हैं, मैं कहती अरे तुमको पता नहीं है दो बच्चे हैं मेरे, तो मैं ऐसे बोल देती हूँ कि मेरी उम्र पे मत जाना, आपको लगता होगा कि मैं छोटी दिखती हूँ, नहीं मैं बहुत बड़ी हूँ, दो बच्चे मेरे, एक इतनी बड़ी बेटी है, इतना बड़ा बेटा है, तो मैं ऐसे बोल देती हूँ, क्या पता उन्होंने सुन लिया हो कि बच्चे हैं। अरे भाई, मेरे बच्चे का मतलब क्या है? आप लोग भी मेरे बच्चे हो। चलो मान लो कि नहीं मैडम हम आपके स्टूडेंट हैं, बच्चे नहीं है, तो मेरे 3 भाई बहन 4 भाई बहन मुझसे छोटे हैं, और 3 भाई बहन बिल्कुल ऐसे हैं मेरे लिए जो वो मुझे अपनी यशोदा मां कहते हैं कि ये तो हमारी मां है, क्योंकि मैंने छोटेपन से उनको खिलाया है। वो इतने छोटे थे, मतलब कि मेरे सामने पैदा हुए, तो मुझे नहीं लगता कि मेरी मम्मी ने उतना ज्यादा उन्हें गोद में खिलाया होगा जितना मैंने उन्हें खिलाया है। तो मेरे अंदर का जो ममत्व है वो मैं अपने भाई बहनों में देखती हूँ, तो मेरे लिए वही बच्चे हैं। तो मैंने कह दिया, मैंने ऐसी ही क्लास में बोलती रहती थी अक्सर कि मेरा बेटा इतना बड़ा है। कभी कभी कोई छात्र बोलता है कि मेरा बेटा मेरे से भी बड़ा हो रहा है, तो क्या पता उन्होंने ऐसा सुन लिया। मैं बाद में सोच रही मैंने कैसे कह दिया उन्होंने सिंदूर नहीं लगाती। खैर चलो, तो यहाँ पे आज हमारी क्रिया समाप्त हो गई है, ठीक है? तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अभी शब्दावली निकाल लीजिए फटाफट से, फिर शब्दावली पढ़ते हैं। एक मिनट, आज हम अपनी ऑनलाइन क्लास के बच्चों के जरा देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं, इतनी देर से कमेंट आ रही है इनकी। एक पूछ रहे हैं मैम आपके प्लेटफॉर्म पर पढ़ाना चाहते हैं, मौका मिलेगा? बिल्कुल, आप आकर मिल लीजिए। अगर मुझे लगेगा कि हाँ आप सही हिंदी पढ़ा रहे हैं और आपको मौका दिया जाना चाहिए, तो हम मौका देंगे बिल्कुल। एक छात्र कह रहे हैं मैम एक कहानी सुनाइए। अच्छा कहानी देखते हैं, ऐसे याद नहीं आती मुझे, जब कोई बोल देता है कहानी वो बात पे याद आती है। वैसे मैं बहुत कहानी सुनाती थी बचपन से। अच्छा, छात्र पूछ रहे हैं मैम ऑनलाइन वालों का बैच बंद होगा क्या? बेटा आपका बैच पूरा फिनिश होके बंद होगा, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है कि कोई टॉपिक छोड़ा जाएगा, यानी लास्ट होके, अंतिम होके। तो मैं दोबारा से ऑफलाइन में नहीं पढ़ाऊंगी। पूछ रहे हैं मैम बैच ऑफ क्यों होगा? क्योंकि बैच समाप्त हो जाएगा, और जैसे अभी हमारी क्लास में, मतलब हमारे दिन में 2 बैच होते हैं, एक मॉर्निंग बैच होता है, एक इवनिंग बैच होता है, तो मैं इवनिंग बैच जो है वो बंद कर रही हूँ। उसका कारण ये है कि हिंदी व्याकरण के साथ साथ मैं अब हिंदी साहित्य भी पढ़ाना चाहती हूँ। बातें मत करो, इतनी तेज मत बोलो, तुम लोग फिर जुड़ के जाके, मतलब ये पढ़ाने का काम ना क्लास के बाद करना। अभी इस क्लास में आपकी टीचर मैं हूँ, ठीक है? आप जो पूछना है तो मुझसे पूछना। मतलब मैं ऑनलाइन वालों से बात कर रही हूँ तो आप लोग मतलब आपस में बात करने लगे। जब आप लोगों से बात करती हूँ, ऑनलाइन वाले तो नहीं बात करते आपस में, तो आप उनकी भी बात सुन लो ना, वो भी आपके साथी है, सहपाठी है। इतने दिनों बाद आज तो पढ़ने लगी हूँ मैं उनकी कमेंट। चलो हमें समय मिल गया है, जल्दी टॉपिक आज आप समझ गए। अच्छा मुझे एक चीज और बताओ, जैसे हमने आज पढ़ा इससे हमारा कम समय खर्च हुआ, अगर हम लिखते तो इसमें समय लगता। पर मुझे ये बताओ कि ऐसे पढ़ना ज्यादा आसान है या जैसे अभी तक हम पढ़ते आए वैसे?
मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे पढ़ने से कभी कभी आप लोगों को नींद आ जाती है, क्योंकि आप एक्टिव नहीं होते हो, आपको लगता है आराम से बैठे सब कुछ तो लिखा हुआ है ना ऐसे तो इसीलिए मैं भी कभी कभी महसूस करती हूँ, पर जब ये वाला बैच मैं कराती हूँ तो इसमें मैं स्पीड थोड़ी तेज रखती हूँ, इसलिए कि ताकि आपको आलस ना आए। तो पर ये है कि ये थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है सारा लिखा हुआ। हाँ, लिखने से फिर आपको थोड़ा सा अभ्यास रहता है, याद भी रहता है। चलो मैम आप बहुत अच्छी हैं, चलिए थैंक यू, आपको अच्छी लगती हूँ, कभी रौद्रस भी आ जाता है मैडम के अंदर आज सुबह वाले बैच में बच्चे कह रहे थे, मतलब आज वाले बैच में ऐसा था, कभी कभी ऐसा होता है ना कि मन में मैं सोच लेती हूँ कि आज चाहे कुछ भी करें छात्र, मैं अपना मूड खराब नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी बोले। तो वैसे ही मैं कभी कभी भी रहती हूँ। तो ऐसे ही सुबह वाले बैच में थी मैं कि नहीं मुझे आज अपना मूड खराब नहीं करना है, तो मैं हंस रही थी, बच्चे बात कर रहे थे आपस में, पॉइंट भी ऐसा चल रहा था, पहली पढ़ा रही थी उन्हें, तो पहली ऐसी थी तो उसमें सभी हंस रहे थे, तो ऐसे ही साथ में तो लास्ट में बच्चे लिख रहे थे मैम आज आप पूरी क्लास में हंसती रही, कितना अच्छा लगा हमें, वरना डर लगता है तभी मैं सोचती हूँ, मैंने कहा आप लोग इसलिए गुस्सा मत दिलाया करो, बेचारे ऑनलाइन वाले डर जाते हैं। मेरी बहन कह रही थी मुझे कि मैं एक बैठ के आपकी क्लास देख रही थी, वैसे ही पढ़ रही थी, तो वो भी तैयारी कर रही है टीचर की, तो कह रही अचानक से आप किसी बात पे कि मैं देखते देखते मैं ऐसे ही मेरे दिमाग में चलने लगा कुछ और पढ़ रही थी, आपने बताया मेरे दिमाग में कुछ और चलने लगा, तो उतनी देर के लिए मैं भूल गई कि आपने गुस्सा क्यों किया और आप एकदम से जैसे ही गुस्सा हुई तो मैं डर गई बुरी तरह से कि क्या हुआ, इन्हें पता चल गया क्या। तो ऐसा होता है कई बार, बेचारे छात्र जो डर जाते होंगे, अब गुस्सा करवा देते हैं हम लोग। हाँ, प्रमोद नाम के ने क्या कमेंट किया है? नहीं मैंने तो बस ऐसे ही, कहाँ पे कौन सा वाला आगे, मतलब क्या उसमें कुछ नहीं, प्रमोद ने कहा अभी तो नहीं आया। तो देखो कमेंट तो इसमें चलती रहती है आगे पीछे, यहाँ पे तो कपिल, प्रियंका, भूपेंद्र। आप बैच नंबर कौन सा खोला हुआ है? मैंने बैच नंबर 28 खोला हुआ है। अच्छा 26 में बैच नंबर 26 में हो गया। मेरे पास एक ही बैच है ना इस समय यहाँ पे, अब मुझे देखना होगा तो मुझे बैच में जाना पड़ेगा, अभी तो मैं इसी को देख रही थी। मैम हिंदी को ठीक से कैसे तैयार करें, आप कुछ बता दीजिए। बच्चा जैसे मैं पढ़ा रही हूँ ना वैसे आप पढ़ते रहिए, जितना मैं बता रही हूँ उतने हिसाब से। ध्यान रखना एक दिन में आप कुछ भी नहीं सीख सकते, लेकिन जो भी कुछ सीखेंगे वो धीरे धीरे सीखेंगे। तो जो 3 महीने हमने लिए हैं वो पर्याप्त है, उसमें आप आराम से सीख जाएंगे। लिख कर पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है, हाँ हम लिख के ही पढ़ेंगे। ओके चलो, बहुत सारे डाउट आ रहे हैं। अच्छा बैच नंबर 26 भी देख लेती हूँ, नॉर्मली तो मैं बैच नंबर 26 वाला तो अभी बहुत दिनों से नहीं देखा मैंने। एक्चुअली क्या होता है, दोनों बैच की कमेंट एक साथ में देख सकती हूँ, उसके लिए मुझे यहाँ पे ना लैपटॉप लेके बैठना पड़ेगा। मैं सोचती हूँ कि कमेंट पे ध्यान देने से कहीं ज्यादा अच्छा है, पढ़ने पर फोकस करो, तो इसलिए मैं बाद में देख लेती हूँ कौन बच्चा क्या कह रहा है। मैम अब बैच नंबर 26 में विकास मीना ने कहा है, मैम आपसे निवेदन है कि आप हिंदी अध्यापक का बैच ऑनलाइन भी पढ़ाना। देखेंगे, देखते हैं ऑनलाइन हो पाएगा या नहीं, पर देखेंगे जैसा भी रहेगा, है ना। अच्छा अच्छा, इसलिए हंस रहे थे तुम, जो कह रहे कि मैम आपकी शादी हो गई क्या? अरे इसमें हंसने वाली कौन सी बात है, नहीं हुई बच्चा, नहीं हुई, अभी नहीं हुई, कोई मिला नहीं अच्छा वाला, है ना। अब अच्छे वाले की क्या परिभाषा, बस ये मत पूछना अभी। मैम हमें भी बनना है हिंदी का टीचर, बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि सब के सब हिंदी के टीचर बने, हर गांव में हर शहर में अपने अपने गांव का अपने आप पढ़ा ले, तो मेरा बहुत सारा काम हल्का हो जाएगा, है ना। चलो आज इन लोगों को मौका दिया है इनसे बात करने का, देखो आप लोगों से बात कर रही थी तो उनसे भी तो कभी बनता है ना, फिर बाद में ये कहेंगे मैडम आप बहुत गंदी हो, फिर ये कहेंगे ना मैडम आप बहुत गंदी हो, हमारी बातें नहीं सुनती हो, ऑफलाइन वालों की सुनती हो। चलो हाँ हाँ बातें कर लो तुम कान में। ये तुम्हारी जेठानी है? कौन है, या देवरानी है या ननद है? कौन है कौन है? चलो ऐसे ही लगता है मुझे, बातें ऐसी करते हो ना आप, बिल्कुल औरतों की तरह। जैसे कहीं देखो ना औरत जाती है गीतों में जाएंगी, तो कोई किसी ने अगर गीत गाना शुरू किया तो दूसरी जब देखेगी ना, जब वो बीच में वो कड़ी गाती है जिसे कोई नहीं जानता, तो वो एक ही गाएगी, तो बाकी दूसरी कान में कुछ ना कुछ खुसर खुसर कर देंगी, फिर बाद में जो एक टेक होती है उसको सारी की सारी सुर मिला देती है। मुझे बड़ी हंसी आती है उस पॉइंट में कि पहले जो जिस चीज को बस जितना जाता है उतना ही वो सारी की सारी सुर मिला देंगी, फिर बाद में उनकी अपनी अपनी पंचायत। तो वैसे ही लगते हैं मुझे ये दोनों, कि ऐसे ही करेंगे, बस इधर उधर मुंह चला देंगे। ऐसे ही सुबह वाले बैच में 2-3 मैं उनको भी कहती हूँ, हाँ हर बैच में छात्र रहते हैं। चलो देखो विलोम शब्द हमारे कहाँ तक हो गए थे, लास्ट बच गया है हमारा, लास्ट सेट कर लेते हैं, अभ्यास सेट 14 पेज नंबर 40। चलो देखो सबसे पहला शब्द है, अब बातें मत करो, अब थोड़े से सीरियस हो जाओ। पहला शब्द है कर्मठ। कर्मठ कहते हैं परिश्रमी, मेहनती को, इसका विलोम हो जाएगा अकर्मठ, मतलब आलसी, जो मेहनत न करता हो। नेक्स्ट शब्द है दूर। दूर का विलोम हो जाएगा पास या निकट, दोनों ही जानते हैं आप। नेक्स्ट शब्द है दयालु। दयालु मतलब जिसके अंदर दया हो, दयावान व्यक्ति, इसका विलोम हो जाएगा निर्दय, जिसमें दया ना हो। नेक्स्ट शब्द है प्रशंसक। प्रशंसक मतलब प्रशंसा करने वाला, इसका विलोम हो जाएगा निंदक। निंदक मतलब निंदा करने वाला। नेक्स्ट शब्द है संस्कृति। संस्कृति कहते हैं जिसे हम हमारी परंपरा से जो चली आ रही हैं रीतियां या रीति रिवाज, उसे हम कहते हैं संस्कृति, इसका विलोम हो जाएगा असंस्कृति, मतलब जिसके पास कोई रीति रिवाज ना हो। नेक्स्ट शब्द है घृणा। घृणा मतलब जब हम किसी से हेट करते हैं, नफरत, इसका विलोम हो जाएगा प्रेम। प्रेम यानी लव, मोहब्बत। नेक्स्ट शब्द है निर्माण। निर्माण कहते हैं किसी चीज को बनाना, इसका विलोम हो जाएगा विनाश, किसी चीज को नष्ट करना। नेक्स्ट शब्द है आदरणीय। आदरणीय मतलब आदर करने योग्य या सम्मान करने योग्य, इसका विलोम हो जाएगा अनादरणीय। अन प्लस आदरणीय से मिलकर बनाए, जिसका आदर न किया जाए। नेक्स्ट शब्द है पराजय। पराजय मतलब हार, इसका विलोम हो जाएगा विजय। विजय मतलब जीत। नेक्स्ट शब्द है भूषण। भूषण कहते हैं शोभा से युक्त या सजावट किया हुआ, ठीक है, सजावट किया हुआ कह सकते हैं या शोभा से युक्त, इसका विलोम हो जाएगा दूषण या कुभूषण। हम ये कह सकते हैं दोष लगा हुआ या कलंकित हुआ, दूषण का मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट शब्द है महायोगी। मतलब ऐसा योगी जो सबसे बड़ा हो, जैसे महायोगी हम भगवान शिव को कहते हैं, जो अपने पास कुछ भी ना रखता हो, इसका विलोम हो जाएगा महाभोगी। मतलब जो सब कुछ स्वार्थी हो, हर चीज का सब कुछ चीज उसको चाहिए, हाँ मनुष्य
नेक्स्ट शब्द है वरदान। वरदान मतलब जब हम किसी को आशीर्वाद की बात करते हैं, आशीर्वाद हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा अभिशाप, मतलब जब हम किसी को शाप देते हैं। नेक्स्ट शब्द है संगठित। संगठित कहेंगे किसी का एक साथ इकट्ठा होना, इसका विलोम हो जाएगा असंगठित, यानी अलग अलग होना, बिखरा हुआ होना। नेक्स्ट शब्द है हानिप्रद। हानिप्रद मतलब नुकसान पहुंचाने वाला, हानिप्रद कहेंगे नुकसान पहुंचाने वाला या हानि करने वाला, इसका विलोम हो जाएगा लाभप्रद, लाभ देने वाला या फायदा पहुंचाने वाला। अगला शब्द है औपचारिक। औपचारिक कहेंगे दिखावटी, एक तरह से दिखावटी, जैसे हम कोई रस्म करते हैं दिखावटी, इसका विलोम हो जाएगा अनौपचारिक। अनौपचारिक मतलब जहां पे दिखावा ना हो, जो सच्चाई है वो है, मतलब ऐसे समझ लो नहीं 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 नहीं, ऐसे देखो, ऐसे समझो, जैसे मान लो कि आपके घर कोई रिश्तेदार आ रहा है, तो आप वहां पे औपचारिकताएं निभाएंगे, कहेंगे आइए बैठिए, उनको सोफे पे बैठाएंगे, पानी का ग्लास देंगे, तमीज से बात करेंगे और बताइए सब ठीक है घर में, परिवार में, ये सारी चीज। तो वो दूर का रिश्तेदार है। अब मान लो आ जाए कोई आपका मित्र, तो मित्र क्या है, वो तो सब कुछ एकदम, तो उसके साथ रहेंगे आप अनौपचारिक। जैसे ही दरवाजे पर देखेंगे तो आप कहेंगे अरे डॉट 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 आ गया तू, उसका स्वागत ये होगा ना। अब वो डॉट 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 में क्या है, वो गाली है जो अक्सर देते हैं हर दोस्त को ऐसे देके, तो फिर वो भी कहेगा हाँ डॉट 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 आ गया, बता क्या खिलाएगा। अब वहीं से आप उसके गले में हाथ डाल के उसको लेके आ रहे हैं, अब सोफे पे नहीं बैठा रहे हैं, चल आजा सीधे आप बिस्तर पर ले गए, चलो यहीं पे पढ़ के खाएंगे, बाद में ऑर्डर दे दिया, वहीं पे आप पड़े हुए हैं, ना सही ढंग से पहना हुआ है कुछ ना कुछ, और आराम से बात करें और बताइए हो रहा है। तो ये क्या है, अनौपचारिकता है, मतलब इसमें कोई दिखावटीपन नहीं है, आप जैसे हैं वैसे हैं। और वहां पे मान लो रिश्तेदार आ जाए तो आप फिर ऐसे ही मतलब पजामा नहीं पहनेंगे, फिर तो आप पैंट शर्ट पहन के तैयार हो जाएंगे, निकलूंगा तो बिल्कुल सभ्यता के साथ, तो वो है औपचारिकता। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है अनभिज्ञ। अनभिज्ञ कहेंगे अनजान को, मतलब जो जानता ना हो, इसका विलोम हो जाएगा अभिज्ञ। अभिज्ञ मतलब जानने वाला। नेक्स्ट शब्द है शुभ और इसका विलोम है अशुभ। शुभ मतलब अच्छा और इसका विलोम हो जाएगा अशुभ मतलब बुरा। नेक्स्ट शब्द है राम। राम का विलोम हो जाएगा रावण, ऑब्लिक करके सीता भी लिख लो, ऑब्लिक सीता। एक हो गया गुण के आधार पर, एक हो गया लिंग के आधार पर। ठीक है, राष्ट्र प्रेम। राष्ट्र प्रेम मतलब देश के प्रति प्रेम भावना, राष्ट्र प्रेम कहलाएगा। इसका विलोम हो जाएगा राष्ट्रद्रोह, जिसे अपने देश से प्रेम ना हो वो क्या कहलाएगा, वो भावना राष्ट्रद्रोह कहलाएगी। नेक्स्ट शब्द है अनुज। अनुज का विलोम है अग्रज। अनुज अनु प्लस ज, अनु माने पीछे, ज माने जन्मा, जो पीछे जन्मा मतलब छोटा भाई, तो अनुज का अर्थ क्या हो गया, तो छोटा भाई या पीछे जन्म लेने वाला, इसका विलोम हो गया अग्रज। अग्र प्लस ज, अग्र माने आगे, ज माने जन्मा, जो आगे जन्मा है यानी पहले जन्म लेने वाला मतलब बड़ा भाई। नेक्स्ट शब्द है घना। घना मतलब जैसे आप कह सकते हैं गहरा, किसी चीज को कहते हैं ना, यहाँ तो घना अंधेरा है तो गहरा अंधेरा, इस तरह से इसका विलोम हो जाएगा विरल। विरल मतलब जैसे आप बोलते हैं ना छीदा, जो कहीं कहीं। ठीक है, घना हो जाएगा बहुत पास पास और विरल हो जाएगा दूर दूर। ठीक है, नेक्स्ट शब्द हो जाएगा आशा। आशा कहेंगे उम्मीद को, जैसे कहते हैं मुझे पास होने की आशा है, उम्मीद है। ठीक है, इसका विलोम हो जाएगा निराशा। निराशा मतलब जहां कोई आशा न बचे उसे कहेंगे हम निराशा। नेक्स्ट शब्द है आवरण। आवरण का मतलब होता है पर्दा। ठीक है, पर्दा, जैसे किसी चीज पर पर्दा लगा देना मतलब उसका आवरण कर दिया, ढक देना। दूसरा एक और अर्थ आ जाता है आवरण का मतलब ढकना, इसका विलोम हो जाएगा अनावरण। तो अन मतलब नहीं और आवरण, तो जब पर्दा हटा देना तो अनावरण का मतलब हो गया पर्दा हटाना या खुला करना। ठीक है, तो खुला करना या पर्दा हटाना। नेक्स्ट शब्द है उद्यम। उद्यम कहेंगे परिश्रमी को, मेहनती, परिश्रमी, इसका विलोम हो जाएगा आलस्य, मतलब आलस करने वाला। नेक्स्ट शब्द है प्राची। प्राची का विलोम है प्रतीची। प्राची का मतलब है यहाँ पर पूर्व दिशा से और इसका विलोम आ जाता है पश्चिम दिशा से। अच्छा मुझे बताइए, जैसे प्राची और प्रतीची का अर्थ लिखा हुआ है ब्रैकेट में, अगर इसी तरह से आपको ऐसी कोई शब्दावली मिल जाए जिसमें इस तरह से अर्थ लिखे हुए हो शब्दों के, तो आपको आसानी रहेगी, फिर विलोम शब्द पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी तो लिखवाएं आराम से कर लेंगे। हाँ, इतने प्रसन्न मत हो, ये मेरा फ्यूचर प्लान है, अभी का नहीं। ठीक है, ये मैं बस आप लोगों से महज एक आइडिया ले रही हूँ, क्योंकि देखो एक मैं हमेशा ना आपकी हिंदी में लगातार सुधार करना चाहती हूँ। मतलब ये कि बार बार करके ऐसा कि हमारे छात्र बस एक बार किताब उठाएं हमारी, और बस अगर उन्हें लेक्चर भी ना मिले तो किताब से ही वो पूरे विद्वान हो जाएं, ऐसे मैं किताबें बनाना चाहती हूँ। हाँ बोलो, क्या कहना चाह रहे थे? अंदर, अच्छा बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। यहाँ पे एक छात्र ने पूछा मैम बैच बंद कर रही है, फिर स्टार्ट कब होगा? अरे बेटा आप परेशान मत हो, ये बैच अभी बंद नहीं हो रहा, आपका बैच पूरा होकर बंद होगा 2 महीने बाद, तब तक आपका बैच पूरा हो जाएगा। आपका बैच बंद नहीं हो रहा, परेशान हो गया उतनी उस बात पे, और पूरी बात सुना करो, हर बात को वैसे आधा अधूरा देखते हैं। अच्छा मैंने एक चीज देखी है, जैसे मान लो मैं आज ही देख रही थी यूट्यूब पे कमेंट देख रही थी, तो मेरी अपनी एक आदत है कि जब मैं वीडियो देखती हूँ अपनी डालती हूँ तो मैं कमेंट जरूर देखती हूँ। तेज स्पीड से मैं पढ़ती हूँ, मेरे रात को सोने से पहले जो भी नई मैंने वीडियो डाली हुई होती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसकी कमेंट देख पाऊँ। इससे मुझे आइडिया मिलता है कि मेरे छात्रों को क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या चीजें हैं और क्या वो कह रहे हैं, तो इससे पता चलता रहता है। तो एक वीडियो थी, उस वीडियो पे मैंने ऐसे ही पढ़ाया था, समझाया था उसमें, जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है तालू वाला स्थान के बारे में बात हुई है। तो वहाँ पे अब छात्र ने ऐसी कमेंट कर रखी थी कि उसकी कमेंट को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मैंने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया क्या, तो मैंने अपनी पूरी वीडियो फिर दोबारा से देखी। मैंने जहाँ तक मुझे याद है तो मैंने ये चीज पहले बताई और एक बार नहीं कई बार बताई है। फिर मैंने देखा तो फिर मुझे लगा कि अरे एक आध भाग देखा होगा वीडियो का और कमेंट कर दिया बस। तो ऐसे ऐसे भी छात्र होते हैं कि पूरी चीज पढ़ते नहीं है, बस अपना डाउट वहाँ पे रख देते हैं। तो ये बात मेरा बताने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि जैसे मान लो आप लोग पढ़ रहे हो, और ऑनलाइन वालों के लिए खासकर कह रही हूँ कि जब भी कभी आपको कोई डाउट आए तो आप लोग पहले पूरी वीडियो को देखो, और पूरी वीडियो को, एक वीडियो को नहीं, पूरे बैच को पूरा पढ़ लो, और जो डाउट आ रहा है उसको अपनी कॉपी पे लिखते रहो साथ के साथ। तो मैं समझती हूँ कि बैच कंप्लीट होने तक आपके सारे डाउट अपने आप क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि मैं पूरी कोशिश यही करती हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बच्चा मैंने बनाया था। देखो पहले मैं बताती हूँ, लॉकडाउन से पहले मैं अपने ऑफलाइन क्लास के छात्रों को, उस समय तक ऑफलाइन था, ऑनलाइन कब आया? लॉकडाउन में आया ना बैच। तो ऑफलाइन में मैं अपना नंबर देती थी, खुद का पर्सनल नंबर ही मैं देती थी यहाँ पर, कि आपको कोई बीच में मीडिएटर नहीं, बस ये है व्हाट्सएप नंबर देती थी कि आपको इस नंबर पे कोई भी डाउट होता है अपना डाउट लिख कर भेज दो सीधे। तो और उसका रिप्लाई मैं रात को करती थी। तो अक्सर यही था कि 24 घंटे में आपको उत्तर मिल जाता था। पर हुआ यह कि फिर मेरी क्लास ऑनलाइन भी गई, तो मैंने वो चीज़ जारी रखी ऑनलाइन भी, और मैंने पहले दूसरे तीसरे चौथे बैच में अपना नंबर दे दिया। फिर समस्या इतनी हुई कि मुझे जो मैं आप लोगों को डाउट देती उसमें एक ऐसी चीज़ें आने लगी कि डाउट कम और मेरा हेडेक ज़्यादा बढ़ गया। उसमें अलग अलग से बातें आने लगी, फिर डाउट वाली नहीं, वो कुछ और ही डाउट आने लगे, तो इस वजह से मैंने फिर बंद कर दिया वो। हाँ हाँ
कर दिया ये चीज़। अब मैंने उस समय देखो, अब आपने बात करी थी ना टीचर बनने की, अब मैं बताती हूँ कि मैंने टीचर बनने के लिए कि ये वाली चीज़ के छात्रों को कैसे पढ़ा जाए। इस